पुरानी यह गाथा, ये कोई कहानी नहीं, ये एक रहस्य, एक शपथ और एक अदृश्य शक्ति का साया जो आज भी क्योंझर के जंगलों में गूंजती है। कैसे एक राजा ने अपने और प्रभु श्री जगन्नाथ के अपमान का बदला लेने के लिए एक राज्य पर हमला करते हैं, उसको जीतते हैं और वहां से एक ऐसी देवी का सफर शुरू होता है। कांची से लेकर पुरी से लेकर खड़गांव तक का वो सफर तय करती है। आइए इस मामले पे, इस पे रहस्यमय घटनाओं पे हम रोशनी डालते हैं। इसके मामले में आपसे सारी बातें करेंगे आने वाले वक्त में। अब हमारे साथ जुड़े रहिए, इस कहानी के साथ आप अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मास्टर टॉक चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के मध्य की। उस वक्त पुरी पर राज कर रहे थे महान सूर्यवंशी गजपति पुरुषोत्तम देव जी। इनका साम्राज्य उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। आज के वक्त का आधा बंगाल, आज के वक्त का झारखंड, लगभग 90% झारखंड इनके अधीन में था। इतना बड़ा साम्राज्य के राजा थे। ये कहानी शुरू होती है कांची के राजा सलवा नरसिंह देव जी की कहानी के साथ, जो उस समय विजयनगर साम्राज्य उनके अंडर में आता था। पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव जी अपनी शादी के प्रस्ताव कांची के राजा की जो बेटी थी पद्मावती उनके लिए भेजते हैं। तो राजा सलवा नरसिंह देव जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य के राजा उनकी बेटी से शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजता है। तो जिस तरह से अभी का जो चलन है कि जो लड़की वाले लड़के के घर देखने आते हैं, उस तरह से वो उनका साम्राज्य देखने के लिए वो वहाँ से आते हैं। जिस तरह से वो पुरी के राजा का साम्राज्य विस्तार देखने के लिए आते हैं, जैसे उनका आना होता है उसी वक्त यहाँ पे रथ यात्रा का समय होता है। रथ यात्रा के समय यहाँ पे एक बहुत प्रमुख प्रचलन जो प्रथा है, यहाँ के जो पुरी के जो राजा है वही प्रभु श्री जगन्नाथ के रथ के पहला झाड़ू मारते हैं। तो ये जब पहुँचते हैं उसी के दौरान राजा वहाँ पे झाड़ू मार रहे होते हैं। तो राजा सलवा नरसिंह देव को उनकी ये भक्तिभाव नहीं दिखता। वो अहंकार में आकर उनका मजाक उड़ा लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये झाड़ू वाला, ये सफाई वाला क्या मेरी बेटी से शादी करेगा? ये खुद को इतने बड़े साम्राज्य का राजा बोलता है और ये सफाई वाला है। इस तरह से माहौल बनाकर वो प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। यही है वो राजा जो खुद को इतने बड़े साम्राज्य का शासक कहता है। देखो इसे, इसके वस्त्रों को, इसके चेहरे पर वो रौब कहाँ है जो एक सच्चे सम्राट में होता है। यह तो मेरे दरबार का नौकर भी बनने लायक नहीं, ये तो सिर्फ सफाई करने वाला है। और मेरी बेटी का विवाह इससे कभी नहीं। ये बात जब राजा के कानों तक पहुंचती है तो राजा बहुत क्रोधित होते हैं। उनके क्रोध का मुख्य कारण ये होता है कि वो उनका तो अपमान था, साथ में प्रभु श्री जगन्नाथ का अपमान को करते जाते हैं। इसके लिए वो शपथ लेते हैं कि इसका अपमान का बदला सिर्फ युद्ध के साथ होगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। सुनो सेनापति, रथ तैयार करो। राज्य का अपमान हुआ है और अब रक्त से उसका उत्तर दिया जाएगा। गोविंदा भांज को बुलाओ, वही इस युद्ध का सेनापति होगा। राजा अपनी सेना को आदेश देते हैं कि युद्ध की तैयारी किया जाए। और उस समय क्योंझर के जो राजा थे गोविंद भंज देव, उनके पास एक पत्र भेजते हैं, उनको बुलवाते हैं। तो गोविंद भंज राजा जैसे जब पुरी के राजा का जब उनको पत्र मिलता है, वो तुरंत उनके पास आते हैं। तो उनको पुरुषोत्तम देव जी बोलते हैं कि अब हम कांची पे युद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा और भगवान श्री जगन्नाथ का अपमान किया है और इस सेना के सेनापति आप होंगे। इस तरह से उस वक्त के सबसे महान मजबूत जो राजा थे, क्योंकि गोविंद भंज जो राजा थे बहुत ही वीर और महान थे। उनके नेतृत्व में क्योंझर बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा था। तो राजा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और युद्ध के लिए मैदान में उतर। वीरों, तलवारें खींच लो। आज धरती फिर से रक्त मांग रही है। यह युद्ध सिर्फ ही भूमि का नहीं, हमारे सम्मान का है। हमला करो, अब यह राज्य हमारा है। सबसे पहले वो जो जाते हैं तो पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन दूसरी बार जब वो अटैक करते हैं, इस बार वो कांची को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध में भगवान श्री जगन्नाथ और बलभद्र भी इनके साथ में युद्ध में शामिल थे। तो खैर ये युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद वहाँ की जो प्राचीन मंदिरों में जो प्राचीन मूर्तियाँ रहती हैं, उनमें से युद्ध में जीत के तौर पर वहाँ से कुछ मूर्तियाँ को, जो बहुत पुरानी बेशकीमती मूर्तियाँ रहती हैं उस वक्त की, उसको उठाकर वो अपने पास लेकर के आते हैं। उसमें से एक खास मूर्ति रहती है जो गोविंद भंज राजा को अक्सर आकर्षित करती रहती है। वो उसकी तरफ देखते हैं, उस मूर्ति से उन्हें कुछ एक
अजीब सा खिंचाव, अजीब सा लगाव महसूस होता है। तो खैर पूरी लौटने के बाद में राजा युद्ध के थकावट और जीत के जश्न मनाने के बाद इतने थके होते हैं कि वो जब घोर निंद्रा में होते हैं उन्हें एक स्वप्न आता है जिस मूर्ति से उन्हें खास लगाव, खास खिंचाव महसूस हो रहा था। उस मूर्ति की देवी उनके सपने में आती है। उनका बोलना, गोविंदा, तुम्हारा धर्म तुम्हें पुकार रहा है। मैंने तुम्हें विजय दी, अब मेरी मर्यादा निभाओ। जब तक मैं पहुंच न जाऊं, पीछे मत देखना। याद रखना, जो पीछे देखता है उसका प्रकाश अंधकार में बदल जाता है। आगे बढ़ो, मेरी राह वहीं पूरी होगी जहां विश्वास थमेगा। राजन, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगी। लेकिन मेरा एक शर्त है कि मैं जब तुम्हारे साथ जाऊंगी तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। राजा ये सपना देखकर हड़बड़ा कर उठते हैं, घबराते हैं और ये बात जाकर वो राजा पुरुषोत्तम देव जी को बोलते हैं। तो पुरुषोत्तम देव जी और गोविंद भंग के बीच में संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। वो उस मूर्ति को प्यार से उन्हें दे देते हैं और वहां से गोविंद भंग अपनी बैलगाड़ी को तैयार कर उस मूर्ति को उसमें लेकर के जाते हैं। उस वक्त वो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी में ही सफर किया करते। आज के वक्त भी अगर आप सफर करेंगे तो चंडीगढ़ जाजपुर पार होने के बाद से जंगल शुरू हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ साल 2025 की। आज से 500-550 साल के होंगे जंगल, किस तरह के जंगल होंगे ये आप आज भी सोच लो, क्योंकि वो जंगल आज भी वहाँ पे जंगल है। तो 500 साल पहले कितना घना जंगल रहा होगा। तो खैर इस तरह से गोविंद भंज राजा अपना सफर पुरी से शुरू करते हैं। जो जाजपुर के पार करने के बाद में रात हो जाती है, क्योंकि वो बैलगाड़ी से सफर कर रहे थे अपनी सेना के साथ में। लेकिन जैसे ही थोड़ा अंधेरा छाता है, कुछ हवा की सरसराहट उनके कानों के सामने से साए करके चली जाती है और उन्हें लगता है, उनके सैनिकों को भी लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है, कोई उन्हें देख रहा है। और जंगल में अजीबोगरीब जानवरों की आवाज आने लगती है, सब तरफ डर और घबराहट का साया। लेकिन राजा को अपना वादा याद रहता है कि उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा करते करते ये जब घटगांव के, आज का जो घटगांव है, उस जंगलों के आसपास जब ये पहुंचते हैं तो बैलगाड़ी अचानक से रुक जाती है, थम जाती है। बिल्कुल भी वो आगे नहीं बढ़ती। इतना धक्का मारने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ती। अचानक से राजन के कान के सामने से एक हवा छाए से चली जाती है, जैसा वो उसको कुछ कहना चाहती हो, तो भी उनको समझ में नहीं आता। राजा इतना घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता ये क्या है, उन्हें समझ में नहीं आता। और इस तरह के कसमकस में रहते अंत में राजा अपना पैसेंस को तोड़ देते हैं और वो जैसे ही घूमकर देखते हैं, वहां से एक तेज रोशनी झलकती है और उसमें आवाज आती है कि हे राजा, हे राजन, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, अब मैं यहीं रहूंगी, यही मेरा स्थान है। और राजा ये आवाज और ये रोशनी देखकर बेहोश होकर गिर जाते हैं। उन्हें जब होश आता है तो देखते हैं कि बैलगाड़ी पर वो मूर्ति अब मौजूद नहीं है। वो मूर्ति अब अपने जगह में स्थापित हो चुकी है। जो आज का घटगांव मंदिर है, वहीं पर मंदिर बनता है। उस समय वो घना जंगल था, आज के वक्त भी वो कम जंगल है, लेकिन 500-700 साल पहले वो क्या जंगल रहा होगा, आप सोचिए। इनसे जुड़ी एक और कहानी है। एक कोण जाति के लोग जो कांची में इनकी पूजा करते थे, राजा जब मूर्तियों को वहां से लाए तो आदर सम्मान के साथ वो कोण जाति के लोगों को भी अपने साथ लेकर के आए, क्योंकि तुम ही इनको पूजा करते हो, तुम ही इसकी परंपरा को जानते हो। तो गोविंद भंज राजा जब इस मूर्ति को लेकर अपना सफर शुरू करते हैं तो वही जाति के लोग को वो अपने साथ भी लेकर के आते हैं, क्योंकि ये उनकी कुल देवी थी, यही इसकी पूजा करेंगे। तो वहाँ पे आज वहाँ पे जो पुजारी जो पूजा करते हैं वो कांची से आए हुए कोण जाति के लोग हैं, तो 500-700 साल पहले यहाँ पर आकर के रह गए, जो उनके साथ में आए हुए थे। ये कहानी हरीश देवी को नारियल बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना है जो भी इस देवी को नारियल चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और तब से घटगांव के मंदिर में नारियल चढ़ाने का परंपरा शुरू हुआ। तो ये जो अब जो जय माता रानी बोलते हैं, जो माता रानी है, ये था सफर कांची से पूरी से घटगांव। तो दोस्तों ये कहानी थी पुरुषोत्तम देव जी के अपमान, प्रभु श्री जगन्नाथ का अपमान, गोविंद भंज राजा के वीरता की और माता रानी का कांची से लेकर घटगांव तक का सफर की कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। हमने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की है कि हम फैक्ट के साथ सारी कहानी, सारी स्टोरी आपके पास लेकर पेश करें। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमने पूरी अपने तरीके से जितनी कोशिश थी वो की है। बाकी बात आपको कैसी लगी आप
हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आने वाले वक्त में इसी तरह की सच्ची और अच्छी घटनाएं हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ जाते जाते मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ। अब जिन भी लोगों ने मूवी देखी है कांतारा, आप ये मेरी कहानी सुनने के बाद आप ये चीज़ समझ लेना, ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे उड़ीसा की, हमारे राजा की, हमारे मंदिरों की कहानी से बनाई गई है। ये उनकी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। और हमारे यहाँ के जो प्रायोजक है, जो मूवी बनाते हैं, वो जाते हैं दुबई, वो बालू के समंदर में, वो बालू के ढेर में, जहाँ आर्टिफिशियल शहर बनाया हुआ है दुबई, वहाँ पे वो शूटिंग करते हैं। लेकिन आपके पास जो इतनी गहरी संस्कृति है, उड़ीसा संस्कृतियों का गढ़ है। उड़ीसा में इतनी गहराई है कि अगर आप जांचोगे तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ। मैं जब इसको रिसर्च कर रहा हूँ तब मुझे हर रोज़ मतलब कि एक नई चीज़ जानने को मालूम हो रही है। तो मेरे लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ें, सच्ची घटनाओं के ऊपर मूवी बनानी चाहिए। उस वक्त के राजा पूरे उत्तर गंगा से लेकर जो दक्षिण के कावेरी तक जो राज करके चले गए, आप उन्हीं के वंशज हो। आप क्या कर रहे हो, ये सोचने वाली बात है। तो खैर, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। तो खैर, आने वाले वक्त में हम इसी तरह की सच्ची अच्छी घटनाएं आपके पास लेकर के आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।